पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सेनेट में ओपोजिशन को फिर शिकस्त, हुकूमत 3 बिल मंजूर करवाने में कामयाब। क्या सेनेट में शिकस्त के बाद ओपोजिशन तहरीके अदम एतमाद लाने पर नजरसानी करेगी? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ अंदलीब अब्बास से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद अब्बासी से और रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर खान मंदोखेल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होते ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। किरायों में इजाफा, जो अशिया है खाने पीने की, खुदनोश की, ज़िंदगी की हर चीज़ महंगी से महंगी होती चली जा रही है। पहले से महंगा घी, आटा और दालें अब आवाम की पहुंच से मजीद दूर हो रही हैं। अपोजिशन तो एहतजाज कर ही रही है, लेकिन हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी महंगाई की इस लहर पर बिलबिला रही हैं। कल मुस्लिम लीग काफ का अहम इजलास हुआ, जिसके बाद हुकूमत से ये मुतालबा किया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने आज ये ट्वीट कि अपोजिशन जमातें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तनकीद तो कर रही हैं, लेकिन किसी भी तनकीद का अहम पहलू ये होता है कि आप मतबादल देते हैं। अपोजिशन बताए कि बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमत $60 से बढ़कर $95 हो जाए तो हुकूमत कीमत कैसे ना बढ़ाए। कोई जादू का चिराग है तो बता दें। ऐसा ही कुछ मौक़िफ़ वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब साहब ने दिया। लेट्स वॉच फ़ारूक हबीब। क्या जो अमेरिका में अमेरिकी सदर के ऊपर तनकीद हो रही है महंगाई के हवाले से, तो क्या उसका जिम्मेदार बाइडन है? जो यूके के जॉरिस जॉनसन के ऊपर तनकीद हो रही है कि वहाँ बिजली के, गैस के, खाने पीने की चीज़ों के, पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा हो गया, क्या उसके जिम्मेदार वो हैं? ये एक आलमी सतह के ऊपर प्राइसेस का अनप्रेसिडेंटेड जो है वो प्राइस हाइक आई हुई है। दुनिया के अंदर 50 साल महंगाई के जो है वो रिकॉर्ड टूट गए हैं। हर जगह के ऊपर $40 वाला पेट्रोल $95 के ऊपर पहुंच गया। ये कंसिस्टेंट नैरेटिव है हुकूमत का। इंटरनेशनल फिनोमेना है, कोविड की वजह है। जब दुनिया में कीमतें बढ़ेंगी तो हमारे ऊपर भी असर आएगा। बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज हैं भी, मसलन यूक्रेन का इशू, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। मगर अपोजिशन महंगाई बढ़ने के असबाब पर हुकूमत से मुत्तफिक नजर नहीं आ रही। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज शरीफ ने आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर हुकूमत को एक बार फिर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लेट्स वॉच मरियम नवाज। एक ही झटके में आपने कल जब 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया और उस 12 रुपए बढ़ने की वजह से जिस तरह से चीनी की कीमत बढ़ गई, घी की कीमत बढ़ गई, ट्रांसपोर्ट के किरायों की बढ़ गई, तो उस वक्त जब कोई शख्स, कोई शहरी, कोई पाकिस्तानी जब अपनी मोटरसाइकिल में, अपनी गाड़ी में, अपने बस में जब कोई पेट्रोल डलवाने जाता है गैस स्टेशन पे, तो वो आपको जिस तरह बद्दुआएं देता है, वो अब मैं जिक्र नहीं करना चाहती कि वो किन अलकाबात में लोग अवाम आपको याद कर रही है। तो क्या उनके ऊपर भी आप FIA को भेज के उनके ऊपर हमले कराएंगे? अंदलीब अब्बास साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। बट पेट्रोल की कीमत बढ़ाना मजबूरी है, लेकिन उसके बाद जो उसका इम्पैक्ट आता है अवाम पर, क्या हम उनको सिर्फ ये कह सकते हैं कि मजबूरी थी, क्या करें, या उसका कोई सद्देबाब भी है? देखिए फरीहा, ये वाकई एक बहुत ही मुश्किल वक्त है, इसलिए क्योंकि जो महंगाई है वो एक फ़ैक्ट है, और वो फैक्ट जो है उसमें जो सबसे हमें एहसास है वो यही है कि ये जो हमारी आवाम है जो कि उस तबके में है, उन पे इम्पैक्ट होता है। अब उसकी 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि जी क्या हम पेट्रोल फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम लोकली प्रोड्यूस करते हैं? नहीं। क्या हम पेट्रोल की जो डिमांड है उसको कम कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन तमाम बिजली घर जो है सबसे महंगी चीज़ यानी पेट्रोल जो ऑयल है, ऑयल प्लांट्स हैं, और हमने जो पानी से बिजली बनानी थी वो नहीं बनाई। तो अब हमारे पास डुअल मसला है। एक तो हम वो जो बिजली घर बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, वो बहुत महंगी है, और अगर बंद भी करें तब भी हमें पे
अब इसी वजह से अगर महंगाई जो है वो पेट्रोल की वजह से हो रही है तो ये बिल्कुल वजह है, और ये आवाम को हिट करती है, ये भी वजह है। लेकिन इसकी जो एक अच्छी बात है या एक उम्मीद की किरण ये है कि हमने अब अपनी जो डिमांड है उसको कम करने के लिए हमने अल्टरनेटिव है जिसमें पानी आता है, जिसमें डैम्स चूँकि नहीं बने थे, सिर्फ 2 डैम्स बने हुए थे और उस पर नहीं काम हुआ, उस पर शुरू हो गया। दूसरी बात यह है कि ये शॉर्टेज इकॉनमी है, ये मतलब इस वजह से क्योंकि कोरोना की वजह से सारी दुनिया में शॉर्टेज आई, फैक्ट्रियां बंद हुई, अब दोबारा एकदम डिमांड बढ़ी है, सप्लाई उससे नहीं बढ़ा। और साथ आपको पता है यूक्रेन का एक मसला आ गया रशिया के साथ, वो थोड़ा सा ईज़ ऑफ होता लग रहा है और इसकी प्रोडक्शन भी बेहतर होगी। तो उम्मीद ये की जा रही है जैसे कि 1.5 महीने पहले हुआ था और वज़ीर आज़म ने बिल्कुल पेट्रोल की प्राइसेस तब नीचे कर दी थी, 5 रुपये नीचे हुआ, 7 रुपये नीचे हुआ। तो अगर तो हम इसको लोकली प्रोड्यूस करते होते तो बिल्कुल फिर हमें हमारे पास फ्लेक्सिबल होते हम, लेकिन चूँकि हम बाहर से मंगवाते हैं तो बाहर से मंगवाने की वजह से हमें वो एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, और उसमें लॉन्ग टर्म उस पर डिपेंडेंस ख़त्म करने के लिए जो मंसूबे हमने शुरू किए हैं, जो कि आज से अगर 30 साल पहले शुरू होते तो इतना बड़ा बोझ ना होता। ओके, ठीक है। इफ यू अलाउ मी, जावेद अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कल हमारे प्रोग्राम में राना तनवीर साहब ने ये दावा किया है कि अगर कोई और हुकूमत आती है या हम आते हैं तो हम आते ही 25-30% रिलीफ दे सकते हैं। अब ये जो इंटरनेशनल सिनारियो है, जो इश्यूज अभी अंदलीब अब्बास साहिबा ने बताए या बार बार हुकूमत की तर्जुमान बताते हैं, ये सब मौजूद होंगे, तो किस तरीके से आपको लगता है कि अपोजिशन ये दावा कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर हुकूमत की बात मान भी ली जाए कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो है ऑयल की वो बढ़ी हैं, ये भी बात मान ली जाए कि कोरोना की वजह से महंगाई हुई है, यहाँ इससे बड़ा इशू इनका ये है कि ये चीजों को मैनेज करने में बुरी तरह नाकाम हो गए। इनका कंट्रोल नहीं है, या इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, इनकी कोई टीम नहीं है। एक तो इंटरनेशनल प्राइसेस जब ऑयल की बढ़ती है तो यकीनन उसका इम्पैक्ट पड़ता है सारी दुनिया पे भी और हम पे भी पड़ेगा, लेकिन कुछ बाकी चीजें थी, मसलन IMF के कहने पे जब खुद इस मुल्क के जो अभी एडवाइजर हैं वो कहते हैं कि हमें इसलिए कीमतें बढ़ाना पड़ी है कि IMF की ख्वाहिश थी कि हमें बिजली की, हमें गैस की और बाकी चीजों की हम कीमतें बढ़ाएंगे। भाई, अगर IMF की ख्वाहिश है कि इस अवाम का तेल निकालें, इस अवाम के अंदर इसको बिल्कुल दफन कर दे, तो आपको वहां खड़ा होना चाहिए। और फिर हुकूमतें कुछ चीजों में रिलीफ देती हैं, वो सब्सिडी की शक्ल में भी हो सकती है। उन्हें देखना होता है कि पाकिस्तान का आम आदमी जो है, जिसकी तनख्वाह वही है, जिसके पैसे उसके पास नहीं है, वो इतनी बड़ी महंगाई होगी, वो किस तरह गुजारा करेगा, यानी वो क्या कहाँ से ला सकेगा, वो अपने बच्चों को किस तरह पढ़ाएगा, वो बच्चों की फीस किस तरह देगा, वो अपनी बिजली के बिल किस तरह देगा, वो अपने घर का किराया किस तरह देगा। जब इस मुल्क का वज़ीर आज़म साहब खुद कहते हैं कि मेरी जो वज़ीर आज़म की तनख्वाह है, मेरा उस पर गुजारा नहीं होता, उनका घर अपना है, बिजली फ्री है, नौकर सरकार के मिले हुए हैं, बाकी चीजों को मिली, तो कहता है मेरा गुजारा नहीं होता। तो जो सरकारी मुलाजम है, जिसके पास इतनी थोड़ी तनख्वाह है, वो तनख्वाह अब कई सालों से बड़ी नहीं है, वो किस तरह गुजारा कर सकता है? तो हुकूमतें भी रिलीफ देती हैं, चेक रखती है। यहाँ सबसे बड़ा क्या मसला होगा, 5 कमीशन बनाए गए। सबसे पहले यहाँ दवाइयों पर डाका डाला, अरबों रुपया के घपला हुआ। इन्होंने अपने एक वजीर तो फारिग किया, इंक्वायरी की, उसके खिलाफ कोई नहीं इनकम, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर आपने देखा कि गंदम का क्राइसिस मुल्क के अंदर आया, इन्होंने खुद गंदम बाहर भेजी, फिर वापस मंगवाई, अरबों रुपया का टीका लगाया अवाम को, इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद पेट्रोलियम का, उसके बाद चीनी का, ये जो लोगों ने अरबों खरबों रुपया यहाँ से पाकिस्तान से कमाया है, ये कमाया नहीं है, डाके डाले। अगर उनके खिलाफ भी एक्शन हो जाता, उनके खिलाफ हुकूमत के पास जो रिपोर्ट आई थी उनके खिलाफ एक्शन होता, बाकी लोग डरते, ये मामला ना होते। इस वक्त सूबा में हुकूमत नाम की 2, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ से चीफ सेक्रेटरी हटाए जाते हैं, IGP हटाए जाते हैं, यहाँ IPR के जो है चेयरमैन हटाए जाते हैं। कोई टीम है जो बैठकर सोचे। अगर इजाजत है साइंटिस्ट साहब, लेट मी ब्रिंग इन कादिर खान मंदोखिल साहब एज वेल। सर, अगर हम फैक्ट्स पे बात कर ले, अगर IMF की डील पर ही आ जाएं,
क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या बेहतर हो सकता था यहाँ पर, कंसिडरिंग कि हमारे ऊपर इतना कर्जों का बोझ है और निगोसिएशन स्किल कम होती चली जाएगी या निगोसिएशन रूम कम होता चला जाएगा हर दफ़ा जब आप दोबारा कर्जा लेने जाएंगे। जी कादिर साहब, ये मौसूफ जब कंटेनर पे बैठे हुए थे और जो ये दावा कर रहे थे पाकिस्तानी अवाम के सामने कि 3 महीने में हम नया पाकिस्तान बना देंगे, तो क्या उन्होंने ये सारी स्टडी नहीं की हुई थी कि हमने कितने कर्जे लिए, बिजली किस दामों पे लिए हुए, मईशत कहाँ बैठी हुई है, आलमी हमारी सूरत-ए-हाल क्या है। जब आप मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने फरमाया है कि 3 महीने के अंदर मेरे पास है 200 माशी टीम जिसका सरबरा होगा अरस्तु असद उमर साहब, तो पहले ही 6 महीने में फेल हो गए। तो बात क्या इस बात का रोना कि भाई ये कहानी, ये सारी चीज़ें तो पता थी तो आपने दावा किया, और अगर पता थी आपने दावा किया तब भी आप जुर्मदार, और अगर पता नहीं था तब भी आपने आवाम को गुमराह किया, आवाम से झूठ बोला, और अब आप कह रहे आलमी मंडी में तेल की कीमतें ज़्यादा है। जब आलमी मंडी में कोरोना की वजह से तेल माइनस पे चली गई तो ये असद उमर साहब से जब मीडिया के दोस्तों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि चूंकि हम पहले पेमेंट कर चुके हैं इस वजह से अब 0 पेमेंट है तो हम उसको कम नहीं कर सकते। फिर जब 2 महीने बाद पूछा कि चूंकि अब तो रेट थोड़ा वापस बढ़ गई, भाई जब माइनस पे चल रहा था, फ्री में दुनिया तेल दे रही थी, उस वक्त भी आपने इसी रेट पे हमें तेल दिया। और आज जो बात करें, और जरा याद करें पीपल्स पार्टी के दौर में इससे ज्यादा क्राइसिस थी आलमी मंडी में, आज तो ये 90 रुपए तक पहुंच गए, उस वक्त आलमी मंडी में $147 फी बैरल पहुंच गया और पीपल्स पार्टी 106 रुपए में दे रही थी, आप 162-63 रुपए में दे रहे हैं। 160.36 तो कराची में रेट है, बलूचिस्तान के पख्तूनख्वा की जो दूर दराज इलाके में 2-3 रुपए और बढ़े हैं। तो खुदा का वास्ता आप इस पेट्रोल को 200-250 ले जाना चाह रहे तो बता देना, हम अभी से करने के बाद। अभी 2 सूबों का जिक्र हुआ, क्या हम सिंध में कुछ फर्क देख रहे हैं? अभी आपने सुना सेनेटर अब्बासी कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा नहीं हो रहा। क्या हम ये सिंध में देख रहे हैं? आप कैसे करेंगे? मुझे एक बात बताओ, जब आप तेल ही महंगा दे रहे हो, आप मुझे बताएं कि एक राशन की दुकान वाला अपना राशन जो एक सुजुकी में 1000 रुपए मिला रहा था तो अब वो 1500 में लाएगा या 1200 में लाएगा, तो वो जो डिफरेंस है 200-500 का, वो किस पे तकसीम करेगा? यही तो फवाद किससे लेगा? वो हुकूमत मुझे सब्सिडी दे रही है। कि मैं कैसे तेल सस्ता करूं अगर हम खरीद महंगा रहे हैं तो? देखिए पीपल्स पार्टी सब्सिडी दे रहे थे, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब $147 फी बैरल पहुंच गया तो पीपल्स पार्टी सब्सिडी आवाम को देख के 106 रुपए में दे रही थी। आज तो उसकी आधी कीमत भी नहीं है ना। ठीक, सो आपका आंसर ये है कि सब्सिडी होनी चाहिए। यकीनन सब्सिडी पीपल्स पार्टी दे रही थी, और फिर ये कहना कि ये कर्ज लिया हुआ था, ये कहना इसने महंगे दामों में बिजली थी, ये सारी चीजें तो आपको पता थी तो आपने आवाम को बेवकूफ बनाया। ये सारी चीजें तो पता थी तो आवाम ने आपको वोट दिया या वोट आपको दिलवाया गया। तो आप ये एक्सक्यूज आपका 3.5 साल बाद नहीं चलेगा कि पीपल्स पार्टी ने ये किया, नून लीग ने किया। नून लीग के आपके नजर में बदतरीन हुकूमत थी, तो चीनी आपको 50-55 रुपए दे रही थी, आपने चीनी कहां तक लेके गए? हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो आपने 30 के रिप्रेजेंटेटिव्स की बात सुन ली कि अवाम से जब हमने पूछा, क्योंकि ये बहस यहां पर हम स्टूडियो में करते हैं, लेकिन लोग क्या कहते हैं, I'll show you right after a break. एंड वेलकम बैक। जरा देखिए अवाम ने आज क्या कहा महंगाई के बारे में। रात को जनाब पेट्रोल को 12 रुपए पर लीटर के हिसाब से इन्होंने महंगा कर दिया है, जिसका असर डायरेक्टली जो है ना वो जो छोटा तबका है, जो गरीब तबका है, उसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि इससे हर चीज़ जो उसकी ज़रूरियात की चीज़ होती है, रोज़मर्रा की चीज़ होती है, वो उस पर असर पड़ता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये आवाम को रिलीफ दे, रिलीफ देने के बाद फिर आस्ता आस्ता इसको बढ़ाए, यानी कि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आवाम पिस जाए। डेली 500 का पेट्रोल लगता है, छोटी सी मेहरान है, ठीक है, ऑफिस जाते हैं वापस आते हैं, तो अगर किसी की सैलरी 40,000 हो, 500 का डेली पेट्रोल खर्च करे तो उसका किस तरह वो सारे सर्कल चलेगा? इससे तंग आ गए हैं, ये इतना, मैं कहता हूँ ये इससे जान छुड़ाओ बस। फिर हमें एक शेर याद आया, क्या हसीन ख्वाब मोहब्बत ने दिखाया था हमें, खुल गई आंख तो ताबीर पे
रोना आया। यही हाल आज अपोजिशन के अदम एतमाद के ख्वाब का हो गया। अपोजिशन कई रोज से हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के हसीन ख्वाब देख रही थी। आज सेनेट में इस ख्वाब के शर्मिंदा ताबीर करने का बेहतरीन मौका आया तो नतीजा वही ढाक के 3 बात। आज फिर हुकूमत अक़लियत के बावजूद सेनेट से 3 बिल पास करवाने में कामयाब हुई। यकीनन इट वाज गवर्नमेंट। इसीलिए फारूक हबीब साहब ने क्या कहा, उनको देखिए जरा। सेनेट में अक्सरियत तो इनकी है, आज फिर अपोजिशन को शिकस्त हुई है। जिनके अपने 30-35 अराकीन जो है वो गायब हो जाते हैं हर बिल के मौका पर, वो इनके ऊपर अदम एतमाद नहीं है तो और क्या है। ये अपोजिशन एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद कर रही है। ये हुकूमत नहीं गिराएंगे, अपोजिशन को गिराएगी। और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो लड़ाई है, ये नंबर 1 आने की तो लड़ाई नहीं है, ये दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। कौन बनेगा अपोजिशन लीडर, ये उस चक्कर में। जावेद अब्बासी साहब, ये किस, आप तो सेनेट में मौजूद होंगे, ये क्या होता क्या है सेनेट में? हर दफा आप लोग कहते हैं कि हम तरीके पे एतमाद लाएंगे, लेकिन अक्सरियत में होते हुए भी हुकूमत कामयाब हो जाती है। जी, मैं तो नहीं था, लेकिन ये आज जब मुझे खबर पता चली है कि जो वक्त वॉकआउट हो गया था, वॉकआउट में सारे गए हुए थे और फिर फौरी तौर पर बिल थे पेंडिंग, उसको पास करवा दिया गया। बेहतरीन तरीका जमहूरी ये होता है कि जब बिल आए होंगे, क्योंकि बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इस बिल्स का। जो आज कानून पास होगा वो बड़े जमाने तक वो कानून जो है वो जारी रहता है। तो उनको चाहिए था कि वो सब्र करते, अपोजिशन को वापस आने देते, उनकी डिस्कशन होती, बिल्स के ऊपर डिस्कशन होती और फिर लेजिस्लेशन पास होता। तो जो भी लाते, हुकूमत बुलडोज कर रही है, पार्लियामेंट की बिल्स को खराब कर रही है। उस सब में समझता हूँ ये जिम्मेदारी जरूर अपोजिशन की भी है और हमारी भी है कि हमें इन हालातों में, चूंकि पता है कि हुकूमत हैसियत करती है, तो हमें तैयार रहना चाहिए, हमारे लोगों को मौजूद रहना चाहिए। और अगर होना चाहिए था, अगर ऐसी सूरत हाल थी तो उन्हें जरूर अंदर आकर इनका रास्ता रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। मेरे पास इससे ज्यादा डिटेल आज नहीं है, लेकिन बार हुकूमत जो है वो अगर किसी चीज को खराब करने के राजा कर ले, जोर की बुनियादों पर, ताकत की बुनियादों पर हाउस से ऐसी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, उस रजिस्ट्रेशन में भी कोई अफादियत और अहमियत नहीं होगी और आने वाले वक्तों में रजिस्ट्रेशन को फिर रिविजिट करना पड़ जाता है। लिहाजा मेहरबानी हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों हैं इस मामले पर, दोनों की बात सुननी चाहिए, दोनों की डिस्कशन होनी चाहिए। जो बिल है उसके आर्टिकल के ऊपर जब जाना चाहिए तो बात होनी चाहिए थी, बड़ी डिस्कशन के बाद इस तरह के रजिस्ट्रेशन पास करवाएं। लेकिन अगर आप धोखे के साथ आप ऐसी मौका तलाश करेगी, इस वक्त अपोजिशन बाहर है या राइट, तो ये जमहूरियत की खिदमत नहीं होगी। ठीक। अंदरीब अब्बास साहिबा, यकीनन सेनेट में एक बार फिर अपोजिशन को शिकस्त हुई है, आपका क्या कॉन्फिडेंस इस हवाले से बहाल हुआ है? मगर साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मरियम नवाज ने भी ये कह दिया कि रिस्क है लेकिन हम लेकर ज़रूर आएंगे। देखिए, इसमें मैं पहले एक चीज़ एड्रेस कर दूं। इन्होंने पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं जी हमारे ज़माने में पेट्रोल बढ़ा था, बिल्कुल बढ़ा था, लेकिन शायद मेरा ख्याल है जितनी दफ़ा इसकी बात हुई है और वो 24% इनके ज़माने में इन्फ्लेशन थी। इनके ख़ुद लोग मेरे साथ आके कहते थे कि जी हाँ हमारे ज़माने में इन्फ्लेशन बहुत थी क्योंकि पेट्रोल बहुत हाई हो गया हुआ था। तो ये तो इनका दूसरा पेट्रोल की ये बात करें, उस वक़्त डॉलर की जो एक्सचेंज रेट था वो 80 रुपये था। तो इसलिए ये फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, इनके बगैर इस तरह की बातें करने से आवाम जो है वो जिसको कहते हैं ना भूल नहीं सकती कि इन्होंने क्या क्या किया हुआ है। तीसरी बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप इनकी आपस की बातें करें, इनका तो ये हाल है कि ये एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते। आज 1 साल हो गया, पिछले दिसंबर में लेके फिर जनवरी में इन्होंने, फिर पिछले मार्च में लॉन्ग मार्च करना था, ना जलसे हुए ना लॉन्ग मार्च हुआ। सारी डिपेंडेंस थी कि जी अब हमने मौलाना के ऊपर करनी है। अब मौलाना का भी ये हाल है कि मौलाना को समझ नहीं आती कि इधर जाएं कि उधर जाएं। अब ये 27 को शुरू करें, मुझे बताएं 27 को किस बात का ये शुरू कर रहे हैं? सिंध का इस वक्त जो हाल है, जो मेडिकल कॉलेजेस में लड़कियों का हाल है, आप ये देखें कि वो जो वहाँ खुदकुशियों की बजाय पता चल रहा है कि कत्ल हो रहे हैं, और इनकी मिनिस्टर को वो हर टीवी चैनल पे आके बता रही है कि जो जरदारी साहब की बहन है, जो सेहत की मिनिस्टर है वहाँ, हजरा पीचो साहब, उनको मैंने अपना सारा दिखाया है, तशद्दुद जहाँ तक किया हुआ है और मुझे मारने की धमकियाँ दे रहे हैं।
और वो मुझे कहती हैं हाँ जी अच्छा चलो कोई बात नहीं, और कुछ नहीं किया। वहाँ 2 लड़कियां मर गई हैं, तीसरी जो है वो कह रही है कि मेरे पे तशद्दुद हो रहा है। नवाबशाह में अब देख लें जरदारियों ने कैसे कब्जा किया हुआ, ना ये पानी दे सके, ना ये बिजली दे सके, ना ये एक ट्रक दे सके, ना ये एक बस दे सके। बस भी पहली दफ़ा हमने आके दी है, ग्रीन बस, जो 1 मिलियन लोगों को 1 महीने में ट्रांसपोर्ट की है, जो कि इस पूरे शहर, पूरे सिंध में लड़कियों के साथ जो हो रहा है, जो डॉग बाइट्स से हो रहा है, जो जिसको कहते हैं भूख और अफलास से हो रहा है, जो इनकी अपने ख़ानदानों से कब्ज़ा ग्रुप हो रहा है, किस मुँह से ये बात करते हैं कि ये कौन सी करेंगे? ये सोचते हैं कि ये जो अवाम है वो बेवकूफ़ है, उनको नहीं पता। और जहाँ तक नून लीग का ताल्लुक है, नून लीग के अंदर तो आपको पहले ही पता है कि नून लीग लंदन और नून लीग लाहौर में अदम एतमाद है। वो पहले एतमाद वो अपना तो रिस्टोर करें, पहले अपने ख़ानदानों की जो इन्होंने जागीरें बना के दोनों पार्टियों ने अपनी पार्टियों का ये हशर किया हुआ है कि बाप भाग गया है और बेटी कहती है कि बाप के जाने के बाद मैं हूँ और भाई कह रहे हैं कि मैं हूँ। आप ये कह रही हैं कि कॉन्फिडेंट है आप लोग कि कुछ नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंट तरीके एतमाद के हवाले से भी, लॉन्ग मार्च के हवाले से भी। फरिया वो लेट मी इफ यू अलाउ मी, फरिया वो शेर आया वाला हिसाब है। मैं कहती हूँ आ ही जाए, वो कहाँ छुपाया हुआ है उन्होंने, वो जो बाहर बिठाया हुआ है, जो कहते हैं कि बीमार है। कैसे कभी ऐसा लीडर आपने देखा है वो कह रहा है जी मेरी जान को लाले पड़े, मैं अपनी जान बचाने के लिए बाहर बैठा हूँ, मुझे कुछ हो ना जाए? कभी दुनिया में आपने ऐसा लीडर देखा? इफ यू अलाउ मी कादिर मंदोखिल साहब, ये पहले तो सेनेट के अंदर जो हुआ इसके बारे में बता दें, और अब लॉन्ग मार्च पे भी अंदीप अब्बास साहिबा कह रही हैं कि हमें कोई फिक्र नहीं है। अच्छा, एक मिसाल मैं आपको सुनाऊं कि एक शख्स है जिसने आवाम को खंबे से बांध के और ज़ोर ज़ोर से मार रहा है, और दूसरा शख्स है जो उसको बचा नहीं पा रहा है। तो जो बचा नहीं पा रहा है वो शख्स जालिम है या जो मार रहा है वो शख्स जालिम है? यकीनन जो नहीं बचा सकते वो भी जालिम है, क्यों नहीं बचा सकता, मगर उससे बड़ा जालिम तो वो है जो मार रहा है। आपने आवाम को खंबे के साथ खड़ा करके महंगाई के नाम पे, पेट्रोल के नाम पे, डॉलर के नाम पे, लैंड ऑर्डर के नाम पे, हर चीज़ के नाम पे आप मार रहे हो, और फिर कहते हैं अपोजिशन के पास एक वो नहीं है, तादाद नहीं है, वो बिल कैसे पास हो गया? वो भाई बिल पास करने वाले भी कुछ शर्म करे, वो भी कुछ अपने गिरबान में देख ले कि जो नया पाकिस्तान का ड्रामा मचाया था वो तो पुरानी का बेड़ा गर्क करके बैठे हुए हैं। और फिर जो डॉलर की बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के दौर में, तो डॉलर को तो आपने गिराया, पैसे का रुपए का बेड़ा तो आपने गर्क कराया। ये भी है, हमने अगर डॉलर नहीं गिराया और हमने उस वक्त 80 रुपए रखा, आपने 175 तक रखा है, तो नाइल तो आप हो गए, नाइली तो आपकी साबित हो गई। तो उसमें भी हमारा कसूर, डॉलर खुद गिरा के और फिर कहते हैं जो इंडिया से हम ज्यादा वो है, बांग्लादेश से हम ज्यादा है, वो बांग्लादेश से टक्का आपसे ज्यादा बेहतर हो गया, अफगानिस्तान के पैसे आपसे ज्यादा बेहतर हो गए। खुद ही अपने पैसों को गिरा के बेड़ा गर्क करके फिर दुनिया से कंपेयर करा। वाह जी क्या मईशत है, इसी तरह चलाते रहे। बाकी हर बात पे सिन बट सिंध गवर्नेंस का शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा है, वो भी कहते कि मैं इससे बेहतर हो सकती है बहुत। क्या बेहतर हो सकती है? शायद खाकान अब्बासी क्या हो सकती है? उन्हें का बेहतर गवर्नेंस हो सकती है। सिंध की गवर्नेंस पे पीटीआई के साथ साथ और लोग भी आवाज उठा रहे हैं। वो वैसे शायद खाकान अब्बासी को वो मिफ्ता इस्माइल का दुख है कि उसको मैंने हराया, तो और कोई नहीं है। वो तो हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ करते रहे, पूरे नूली की पॉलिसी एक ही तरफ, उसकी दूसरी तरफ, उसकी बात वो माइंड भी नहीं करते हैं, वो तो बोलते रहते हैं। ठीक है, उनको फिर बात करूंगा, फिर उसकी पार्टी के ऊपर बात आएगी, लेकिन मैं एक पर्सनल आदमी की जो उसकी व्यूज़ है, जिसको अपनी पार्टी में कोई नहीं पूछ रहा है, उसके ऊपर मैं कमेंट्स देना ही मुनासिब नहीं समझता। अब रह गया जो बात करें सिन, ये सारी बातें सिन में लड़की कत्ल हो गई है तो भी सिन यकीनन सिन हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन आपका क्या किरदार है सिंध में? सिंध भी आपका सूबा है, आपके लोग वहां पे एमपीए मौजूद है, आपके एमएनए मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर वहां से मुंतखब हुआ है। आपने क्या किरदार अदा किए? जो आपने 120 अरब 62 अरब देने थे उसमें से टक्का नहीं दिया, 1100 अरब देने थे उसमें आप नहीं दिए, फिर 120 अरब की जो आपने गुर्बत के नाम पे महंगाई, वो कहाँ है?
वो जो जगह जगह दुकानें खुली थी, फिर लोगों ने कार्ड दिखाना था, फिर यूं हो जाता, फिर वो 30% एलिजिबल होता था, वो कहानियां किधर गई है? आप अपनी कार्रवाई तो बता दो कि 3.5 साल में आवाम का जो आपने खाल उतार दी है। जिस नवाज शरीफ साहब को आप बुरा कहते थे, मेरे पार्टी में तो ज्यादा कम थी, 30-35 रुपए चीनी थी। 55-50 का जो चीनी मियां साहब के दौर में दे रहे थे, आपने कहां तक पहुंचे? उसके लिए कोई नहीं। चीनी भी क्या आलमी मंडी से आ रहा है? चीनी भी आलमी मंडी से आ रहा है, ये भी जरा बता दे। आटा भी आलमी मंडी से आ रहा है, सब्जी भी आलमी मंडी से आ रहा है। आपके पॉलिटिकल आपस के मामला बात ये सिर्फ मैं तो ये कहता हूं, कॉन्फिडेंस ठीक है गवर्नमेंट का, उनको कोई खतरा नहीं है ऑपोजिशन से। इनको खुदा की कसम 35 साल हुकूमत दो, इनका इसी तरह रोना रहेगा। इनको बात करो चीनी, बोलो पीपल्स पार्टी, उनको बोलो आटा, बोलो पीपल्स पार्टी, उनको बोलो पेट्रोल, बोलो पीपल्स। भाई आपने क्या किया? आपने जो आवाम को 126 दिन में बेवकूफ बनाया, वादे किए, आपने क्या कहा? एक प्रोजेक्ट मुझे नहीं बता सकता है पीटीआई के लोग कि पाकिस्तान में से एक बेनजीर इनकम सपोर्ट का नाम जालसाजी तब्दील करके असास रख दिए, वो भी लोग रहे। आप यकीन करेंगे, जहां मैं जाता हूं एज ए मेंबर कौमी असम्बली, मुझे लोग बोलते हैं सर वो पैसे तो हमें मिले नहीं है। आपने आलमी मंडी से पैसे कोरोना के नाम पे बटोर लिए, 3 किस्त उनके ड्यू थे, 4000 वोट डलवा के आपने 12000, उसके बाद कहां गए पैसे? क्वेश्चन आ गए, आपका पॉइंट आ गया। हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। एक और बड़ी अहम बहस है और वो ये है कि अहम शख्सियात की किरदारकशी के हवाले से आवाज़ उठाई गई। वफाकी वज़ीर मुराद सईद के हवाले से रिमार्क्स पर सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग के खिलाफ FIA की कार्रवाई को इस्लामाबाद की अदालत ने गैर कानूनी करार दिया, लेकिन छापे के दौरान मुज़ाहमत पर मोहसिन बेग 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस की हिरासत में है। खातून अव्वल के खिलाफ नाजेबा ट्रेंड चलाने पर FIA ने साबिर हाशमी नामी मुलजिम को भी हिरासत में ले रखा है। आज वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी शिकवे भी की उन्होंने। लेट्स वॉच हिम। मुझे दलील से जवाब नहीं दिया जाता। जावेद लतीफ नामी शख्स को उठा के मेरे घर की खवातीन, मेरे बहनों के ऊपर गलीज किस्म की गुफ्तगू की जाती है। तबसीरा मेरे ऊपर हो रहा है गलीज गुफ्तगू के साथ। किसी ने नहीं पढ़ी कि 100 डेज में जो परफॉर्म किया, फेडरल मिनिस्टर बना। ना इंसाफी, मुल्क में होने वाली लूटमार और उनके हवाले देता हूं और दलाइल से बात करता हूं तो कभी कादिर पटेल, आज मैं नाम लूंगा, कभी आगा रफीउल्ला, कभी हमदुल्ला, कभी राना सनाउल्ला, इनको उठा के मेरे बारे में गलीज किस्म की गुफ्तगू की जाती है। कादिर मंदोखिल साहब, क्योंकि आपकी जमात के भी नाम आया है, ये गलत ऑल अक्रॉस द बोर्ड, ये नहीं होना चाहिए। देखिए मुराद सईद साहब, यकीनन मैं इस बात की अप्रिशिएट करता हूँ कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और उनकी वज़ीर भी जानते हैं कि वो नंबर 1 आना था उसने। लेकिन थोड़ा सी परफॉर्मेंस की तफसील तो बता देते कि उसने मोटरवे में क्या काम किया। CPEC बंद हो चुका है, मगरबी रोड बंद हो चुका है, पोस्ट ऑफिस पे करप्शन हो चुका है। ये सब चीज़ों के बावजूद फिर किस चीज़ का बुरा मान रहा है? और फिर अगर वो नहीं, ये क्राइटेरिया पे सवाल उठाना बिल्कुल जायज़ सवाल है। एक उनका क्राइटेरिया उठा लें प्राइम मिनिस्टर का, आप बताएं कि ये गलत हो गई बात, लेकिन ये बात यहाँ पे उन नाजेबा ट्रेंड्स की हो रही है जो सब के ऑल अक्रॉस द बोर्ड सब उसमें शामिल है। आपको पता है इस चीज़ को? ये तो मीडिया की बात है। इनका जो मजीद न्याजी साहब है, जो MNA है, वो असम्बली के अंदर बिलावल साहब के बारे में क्या क्या गलीज अल्फाज बकते थे। जो गलत बात है, गलत है, उसके बाद देखिए अगर आप किसी पे पथराव करोगे शीशे के घर में बैठ के, तो फिर अपने भी बर्दाश्त करें। सो इसको कोई रोका जाना चाहिए आपकी नजर में? बिल्कुल, लेकिन दोनों साइड से देखो। ठीक है ना, हम ये कोशिश करें कंसेंसस बिल्ड हो, पत्थर मार के सब बैठे तो बुराई को बुराई तो कहें सर। नहीं, खुद पत्थर मार के मेरा तरफ की बुराई। मुराद सईद साहब, देखिए मुराद सईद साहब जिस तरह बिलावल साहब के ऊपर बरसते थे और जिस तरह उसका मजाक उड़ाते थे, तो अगर कादिर पटेल साहब या आगा रफीउल्ला ने उसके जवाब दिए तो फिर वो बुरा मान गए। लेकिन जरा अपने गिरबान में भी देख ले, गाली दी मुराद सईद ने, कौन सा उनके इंसिनुएशन की कि ये इनके तो ताल्लुकात कादिर पटेल साहब ने कौन सी गाली दी है? आगा रफीउल्ला साहब ने कौन सी गाली दी है? उनको कोई गाली दी है? यही तो कह रही हूँ, ऑल अक्रॉस द बोर्ड के। अभी आपने कहा बिलावल भुट्टो को तनकीद कोई कर देगा तो आप कहेंगे कि इसके बारे में कोई भी नहीं, देखो तनकीद अलग है।
एक गलीज अल्फाज से नवाजना, गलीज गुफ्तगू असम्बली के अंदर करना। मैं तो आई विटनेस सुना, मैं तो अपने कानों से सुना है। मजीद न्याजी की बात करो ना, इनका जो एमएनए है वो तो पता नहीं क्या क्या आवाजें कस रहा था। तो फिर जवाब में क्या बात ये होता ना, फिर अगर मेरे चेयरमैन के बारे में गुफ्तगू ऐसे करोगे तो फिर हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। अब फिर हम आपके चेयरमैन को भी नहीं बख्शेंगे। बात गलत को गलत, फिर हम आपके चेयरमैन के साथी के अमीन के ऊपर भी सवाल उठाएंगे। सबकी तरफ I'll come to you, क्योंकि फारूक हबीब साहब ने फिर कुछ और बात भी कही, ये जरा सुनिए। मरियम सफदर का उन लोगों की आके हमायत करना जो लोग ट्विटर के ऊपर खातून अव्वल के मुतलका या प्राइम मिनिस्टर के मुतलका गंदे गलीज ट्रेंड्स चलाते हैं, उनकी हमायत आगे मरियम सफदर करती हैं। तो मैं ये इनको बताना चाहता हूँ कि आप उतना ही करें जितना आप जो है वो बर्दाश्त कर सकते हो। सो अगेन जो बात अभी की है काज़िम मंदोखिल साहब ने कि आप करेंगे तो फिर दूसरी तरफ भी होगी, यही बात फारूक हबीब साहब ने भी कह दी। इसका जवाब दिया है मरियम नवाज ने, वो भी देखिएगा। मेरी माँ डेथ बेड पर पड़ी, पीटीआई के लोगों ने हमारे घरों पर हमला किया, लंदन के हमारे अपार्टमेंट पे हमला किया। कौन सी ऐसी मुखालिफ की बेटी, बहू, माँ, बहन आपके इंतकाम से बची है? वो स्टैंडर्ड जो आप अपनी वाइफ के लिए सेट करते हैं वो फिर आप दूसरों पे भी अप्लाई करें। मैं जब गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन चला रही थी तो आपके वज़रा ने वहाँ खड़े होकर कैमरा पे ऑन रिकॉर्ड वो इखलाक से गिरी हुई तकरीरें की। उस वक्त इमरान खान साहब उनको शाबाश दिया करते थे, उस वक्त तो तालियां बजाया करते थे। मैं भी किसी की बेटी हूँ। सेनेटर अब्बासी साहब, अब ये हम जानते हैं पर्सनली कि कुछ लोग, और आप उनमें शामिल हैं, जेंटलमैन हैं आप लोग, आप समझेंगे कि किसी के बारे में भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को भी अनकंफर्टेबल लगता है जब आपके आसपास लोग ऐसी बात करें, चाहे किसी भी जमात के हों? ये बड़ी शर्मनाक बात है हमारे लिए। ये बहुत ही, मैं समझता हूँ ये हमारे सर झुक जाने चाहिए, और झुक जाते हैं जब किसी के मुतल्लिक भी क्रॉस द बोर्ड, किसी के मुतल्लिक भी, उसकी फैमिली के मुतल्लिक, उसके बहन भाइयों के मुतल्लिक, उसके खानदान के मुतल्लिक अगर कोई बात करता है तो मेरी नजर में तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि बहुत ही तकलीफ दे बात है। ऐसी बात तो सोचनी में नहीं चाहिए। हम सियासी लोग हैं, एक दूसरे पे पॉलिसीज पे बात कर सकते हैं, एक दूसरे के कारकर्दगी में बात कर सकते हैं। ये इख्तियार हमने किसने दिया है? और हमारी बच्चियों, हमारी फैमिलीज घर में प्रोग्राम देख रही होती है, इस तरह का जब प्रोग्राम कोई किसी के बारे में हम एलिगेशन लगाते हैं, खुदा का खौफ भी हमारे अंदर नहीं आता, हमें अल्लाह से भी डर नहीं लगती कि ये क्या करने हम जा रहे। इसलिए ये तो, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है, और ये कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है कि अगर मुझे वो गाल दे और मैं वही जुबान उसके लिए इस्तेमाल करूं। मेरे उस दरमियान में फर्क होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो बात अभी वही काम करूं, अगर उसने किया है फिर मेरे और उसके दरमियान में क्या फर्क रह गया? ये अखलाकियात के खिलाफ है, बिल्कुल आखिरी मिनट रह गया। बात साहब आपने बड़ी अहम बात की, रिवायात के खिलाफ है कि हम किसी की फैमिलियों के मुतालिक बात करें। ऑन दिस अंजलि अब्बास साहिबा, हमें सबको ऊपर निकलना पड़ेगा अपनी सियासी एफिलिएशन से। ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये कैसे क्यों नहीं हो सकता? ये देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल किसी किस्म की ज़ाती चीज़ किसी के बारे में नहीं कहनी चाहिए, स्पेशली उन लोगों के बारे में जो कि पब्लिक लाइफ में नहीं है। पब्लिक लाइफ में भी नहीं कहनी चाहिए, लेकिन पब्लिक लाइफ में जब आप आते हैं पॉलिटिकल एरेना में तो वो चीज़ें होती हैं। लेकिन जो पब्लिक लाइफ में है, मतलब ये तो नहीं कि गालियां पड़ जाएं अगर आप पब्लिक लाइफ में भी हैं। इज्जत तो आपकी भी है, पब्लिक लाइफ वाली की इज्जत है। मैं उसी की कह रही हूँ, मैं इसी की बात कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि ये कभी भी नहीं होना चाहिए, मैंने पहले ये कहा। लेकिन